Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. Okay, so today is our 27th class. Uh, in this class, we are gonna discuss about the reproduction and the modes of reproduction found in living organisms. और जैसे कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ वो डिवाइडिंग पार्ट हो गया, कुछ बॉटनी से रिलेटेड पार्ट हो गया, कुछ जूलॉजी से रिलेटेड पार्ट हो गया। तो आज हम इसमें अपना बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह टुमारो we will discuss about reproduction in animals. So without just wasting our time, let's start. Uh, Next slide, please, sir. All right. So we are gonna study the reproduction and what are the main reproduction modes found in plants. All right. अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन बेसिकली। ओके, सो रिप्रोडक्शन हम कहते हैं कि किसी भी मतलब प्री एग्जिस्टिंग जानदार से किसी नए इंडिविजुअल का बनना। प्री एग्जिस्टिंग जानदार किसको कह रही हूँ मैं यहाँ पर? मैं कह रही हूँ वो जानदार जो मौजूद है उसमें से किसी न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होना, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और क्वेश्चन ये है कि रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये हमारा एक तरीके से यूँ समझ लें कि मतलब एक सर्वाइविंग मेथड है एक तरीके से, क्योंकि अगर इन केस रिप्रोडक्शन स्पीशीज में ना हो देन व्हाट विल हैपन? स्पीशीज क्या हो जाएंगी? एक तो रिड्यूस हो जाएंगे उनके नंबर और स्लोली स्लोली वो एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, यानी दुनिया से खत्म होती जाएंगी। क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक स्पीशी को कंटिन्यू सर्वाइवल करवाने का एक मेथड है कि कोई स्पीशी है वो कंटिन्यूअसली जो है ना सर्वाइव करे या दुनिया में पाई जाए। एंड एट द टाइम अगर कोई कहीं पे भी या किसी स्पीशी में रिप्रोडक्शन रुक जाए देन उसकी स्पीशी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस ही होती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई जानदार दुनिया में आता है तो वो जाता भी है। उसके जाने से उसके नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उस स्पीशीज के वो रिड्यूस होते होते और वो स्पीशी एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी से कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। दूसरे अगर नजरिए से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि एक मतलब जिस जानदार से रिप्रोडक्शन हो रही है उसको हम पेरेंट की टर्म यूज करते हैं। पेरेंट हम उसको कहते हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसको हम पेरेंट वर्ड से जो है ना इंडिकेट करते हैं। तो किसी भी पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का बनना इसलिए भी फायदा है कि उसकी एक जेनेटिकल कैरेक्टर्स भी उसमें एक तरीके से आएंगे। साथ साथ वो जो नया इंडिविजुअल है वो अगर देखा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होता है अपने पेरेंट की, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी। ये मैं बात कर रही हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, पर पहले हम एक चीज देखें कि अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है प्लांट्स की बॉडी दो पार्टीशंस में या दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्से को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये चीज याद रखें, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें रूट्स हैं, उसके स्टेम और उसके लीव्स आती हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्लांट का आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स हो गया, सीड, फ्रूट, ये सब कुछ, यानी एक तरीके से यूं समझ लें, क्योंकि फ्लावर से ही सीड बनेगा ऑफ कोर्स, और उसी सीड से फिर जो है ना फर्दर नया प्लांट बनेगा या फ्लावर से ही फ्रूट बनेगा। तो आप सिंपल एक टर्म यूज कर सकते हो कि फ्लावर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जबकि वेजिटेटिव पार्ट बाकी की तीन चीजें कहलाती हैं। अब प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, बट नॉट ओनली प्लांट्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो किस्म की रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं। मेजर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ और भी हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल होगी मेजॉरिटी, सेक्सुअल नहीं होगी। तो एक जनरली बात कर रही हूँ कि वैसे रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? मतलब सीड्स के बगैर किसी नए प्लांट का बन जाना। क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो ऑफ कोर्स फ्लावर के अंदर सीड होता है, सीड बनता है। तो सीड के बजाय डायरेक्टली मतलब किसी भी चीज से नए प्लांट का बन जाना सीड के अलावा,
किसी और चीज से नए प्लांट का बन जाना, इसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप दूसरी टर्म में भी कह सकते हो, इसमें आप कह सकते हो कि किसी भी सिंगल पेरेंट से, किसी यानी कि किसी सिंगल प्लांट से या किसी सिंगल पेरेंट से नए प्लांट का जो है ना बन जाना, यानी एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर किसी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो, एक ही पेरेंट से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका अपोजिट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं तो नया प्लांट बनेगा ना, वो सीड से बनेगा। और आपको पता है सीड कैसे बनता है? जब प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, उसके नतीजे में सीड बनता है। फर्टिलाइजेशन किसकी होती है? दो अलग अलग, यानी फर्टिलाइजेशन हमेशा दो अलग अलग जो है ना गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, देन उससे जाइगोट बनता है, देन उससे फर्दर मोर जाकर, तो आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, या दो, यानी कि दो अलग अलग गैमेट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि फर्टिलाइज हों और उससे नया सीड बने और नए सीड से नया प्लांट बने। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल कहेंगे। और ऐसी जिसमें कोई दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, एक ही जानदार से नया जानदार बन जाए, उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को के बारे में बात करते हैं कि हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर हमने ऑलरेडी बात की कि एसेक्सुअल मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट के पार्ट से नए जानदार का बन जाना, इसमें किसी फर्टिलाइजेशन की किसी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे प्लांट में, पर हम जो बहुत कॉमन है वो चार यूज करते हैं या चार टर्म्स डिस्कस करते हैं। दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इसको जो है ना, ये चारों ऐसी कॉमन टर्म्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले मैं बात करने लगी हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम कहते हैं कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से किसी नए प्लांट का बन जाना। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का कौन है? रूट है, शूट है, आई मीन स्टेम है और लीव्स हैं। तो रूट, स्टेम और लीव्स में से किसी भी नए प्लांट का बनना, इस मेथड को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, if the stem cutting of a rose plant or money plant is planted in the soil, we can get a new plant। यानी अगर हम किसी रोज प्लांट यानी गुलाब के फूल की, और जो है अगर हम किसी गुलाब के फूल या मनी प्लांट जो होता है उसकी स्टेम को कट करके अगर मिट्टी में दबोएं, आई मीन टू से जो है ना मिट्टी के अंदर उसको वो करें, अ, तो वो जो है ना एक नए प्लांट में ग्रो नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। इसी तरीके से आपने, अगर कॉमनली हमारे घर पर आलू तो होते हैं, पोटैटो के ऊपर पाए जाने वाली जो छोटी छोटी बर्ड्स होते हैं उनको हम वैसे आइज यूज करते हैं उसके लिए टर्म जो है ना, आप उसको कॉमनली बर्ड्स कह सकते हो। अगर पोटैटो का एक पार्ट ले लिया जाए जिसमें वो बर्ड लगी हुई हो और उसको मिट्टी में बोया जाए, तो उसमें से एक नया प्लांट बन सकता है पोटैटो का। इसी तरीके से जिंगल के जो है ना उसका पार्ट लेकर मिट्टी में बोया जाए तो वो भी नया प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से ब्रायोफाइलम जो है ना उसके ऊपर लीव्स के ऊपर उसके बर्ड्स होती हैं, में ग्रो कर लेता है। इसी तरीके से कैक्टस प्लांट का भी कोई पार्ट लिया जाए। तो आई जस्ट मीन टू से कि अगर हम किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट लें, यानी रूट हो, स्टेम हो या उसका लीव हो, उसको मिट्टी में या आई मीन टू से सॉइल में बोएं और जो है ना उससे नया प्लांट बन जाए, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को या इस किस्म के मेथड को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन दीज प्लांट और बहुत सारे लोग इस मेथड को यूज भी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए। स्टेम कटिंग ऑफ रोज है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम पिक्चर में आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेम कटिंग ऑफ रोज प्लांट है, उसके बाद मनी प्लांट है। स्टेम कटिंग ऑफ रोज में रोज के किसी स्टेम को कट करके लगाया गया है रोज प्लांट के, जिसमें से मजीद न्यू प्लांट जो है ना आगे ग्रो करेगा।
इसके अलावा पोटैटो है जिसमें बर्ड्स पाई जा रही हैं, कैक्टस प्लांट है, इसके अलावा ब्रायोफाइलम है, तो ब्रायोफाइलम के लीव्स पे आपको छोटे-छोटे बर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जिंगर प्लांट है, जिंगर प्लांट से ग्रो होने वाला एक नया जो है ना प्लांट है। जिंगर प्लांट का किसी पार्ट को भी अगर आप कट करके लगाएँगे तो उससे उससे जो है ना एक नया प्लांट ग्रो करेगा। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कॉमनली इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, उसके बाद बडिंग। बडिंग के लिए हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं यीस्ट की ना। वैसे नॉर्मली तौर पे बडिंग आप नॉर्मली भी कह सकते हो। बडिंग एक ऐसा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर एक छोटी सी बड निकल रही होती है किसी भी प्लांट से। वैसे हमने यहाँ पर यीस्ट की एग्जांपल लिए तो हम यीस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यीस्ट जो है आपको पता है यूनिसेलुलर फंजाई है। इस मेथड में नॉर्मली क्या होता है कि एक छोटी सी बड निकल रही होती है किसी भी प्लांट से। उस बड को मतलब पहले वो बड ग्रो करती है और फिर गिर जाती है। गिर जाने के बाद वही बड उसी वाले प्लांट में ग्रो मतलब तब्दील हो जाती है या उसी प्लांट को जो है ना बना लेती है। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम नॉर्मली तौर पे हम बडिंग कहते हैं। यीस्ट की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, यीस्ट क्योंकि आपको पता है एक सेल वाली जो है ना फंजाई है। इसके सेल में एक छोटी सी बड निकलना शुरू करती है और वो बड निकलते निकलते एक नया सेल बन जाती है यीस्ट का। और वो सेल जब अलग हो जाएगा देन उसमें फिर से बडिंग होगी और इस तरीके से बडिंग के जरिए एक यीस्ट बहुत सारे अपने सेल्स बना सकती है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है, जो हमने पीछे पोटैटो की बात की। उसका बड एक हद तक ग्रो करेगा, अगर उसका बड गिर जाता है उसी बड बड के अंदर बडिंग हो जाती है। बडिंग मीन्स उसके अंदर ग्रो होने लग जाता है वही प्लांट जो कि जो है ना जिसका वो बड है। मीन्स अगर पोटैटो का बड है तो उसमें से जो बडिंग होगी उससे नया पोटैटो का प्लांट बनेगा। इस तरीके से भी एक तरीके से बडिंग मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कि किसी प्लांट का उसको किसी प्लांट को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना। इन दिस मेथड द प्लांट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। मतलब प्लांट का कोई भी हिस्सा जिसको हम छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दें, ये शर्त है कि उसका जो है ना मतलब उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना जरूरी है। हर एक फ्रेगमेंट को जब हम अलग से मिट्टी में जो है ना लगा देंगे तो वो फ्रेगमेंट या वो हिस्सा प्लांट का जिसको हमने कट किया है वो हिस्सा नए उसी जैसे प्लांट में ग्रो करने स्टार्ट कर जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन के तरीके से भी एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। और यहाँ पर हमने कॉमन एग्जांपल ली है स्पाइरोगैरा की। स्पाइरोगैरा में किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हम किसको कहते हैं देखें। इन दिस मेथड इस मेथड में नॉर्मली क्या होता है, प्लांट की बॉडी में स्पोर्स बनना, स्पोरंजिया में आई मीन टू से स्पोर्स बनना और उन स्पोर्स का फिर हवा के जरिए या किसी भी जरिए से इधर उधर डिस्पर्स हो जाना और उन्हीं स्पोर्स का नए प्लांट में जर्मिनेट कर जाना। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम स्पोर मतलब सेक्सुअल अंदर स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम में। वो स्पोर्स डायरेक्टली अगर मिट्टी पे गिरते हैं तो वो नया फर्न प्लांट ग्रो करवाएंगे। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। स्पोर्स जो है वो मतलब फर्टिलाइज नहीं होते। स्पोर्स नॉर्मली एक जो है ना बॉडी के अंदर एक बहुत सारे जो है ना सेल्स हैं छोटे छोटे स्पोर्स। वो स्पोर्स जब गिर जाएंगे तो वो नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं यानी जर्मिनेट कर जाते हैं। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक और मैं आप लोगों को मेथड बता दूं कि एक और मेथड पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसा सेक्सुअल मेथड है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर सीड जो है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है ना फ्लावर ग्रुप बन जाता है। मतलब आपको पता है सीड जब फर्टिलाइज होगा तो ही सीड बनेगा और सीड से फर्दर फ्लावर बनता है या कोई और चीज बनेगी। लेकिन यहाँ पर बगैर सीड के नए प्लांट का या नए फ्लावर का बन जाना, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस कहते हैं और ये भी एसेक्सुअल में आता है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होना अलग अलग जरूरी है। एक पार्ट जरूरी है कि वो मेल हो, एक पार्ट फीमेल हो।
दोनों के अंदर अलग अलग गैमेट्स हो या अलग अलग चीज हो जो कि फर्टिलाइज हो, फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया इंडिविजुअल ग्रो करे, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम कॉमनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हो। अब बात करते हैं कि फ्लावर्स यानी कि एक प्लांट में, अभी अभी हमने प्रीवियसली बात की कि प्लांट के अंदर होते दो पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम, रूट्स और लीव्स, ये तीनों आ गए। तीनों के अंदर से अगर रिप्रोडक्शन हो रही है उसको हम टर्म देंगे एसेक्सुअल, क्योंकि उसमें कोई चीज फर्टिलाइज नहीं हो रही, उसमें डायरेक्टली मतलब उसका कोई पार्ट कट करके लगा दिया तो नया प्लांट बन गया। ये कॉमन सी एग्जांपल है सेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? फ्लावर है। इसलिए हम फ्लावर के अंदर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है। देखें, flowers are the reproductive part of the plants। फ्लावर जो है प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव मतलब अलग अलग पार्ट्स पाए जा रहे हैं, मेल भी है एंड देन फीमेल भी है। मेल रिप्रोडक्टिव को हम स्टेमन कह रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल कह रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन हो या सिर्फ और सिर्फ पिस्टल हो। इस प्लांट को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आप मतलब एक कॉमन सी टर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर क्योंकि एक प्लांट के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होना जरूरी है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होना जरूरी है। कोई फ्लावर जिसके अंदर पिस्टल है तो स्टेमन नहीं है, स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन भी है एज वेल एज पिस्टल भी है, यानी दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इस किस्म के फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दो सेक्सेस पाए जा रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको हम कहेंगे। अब बात करते हैं गैमेट्स की। अब स्टेमन आपको पता है हमारा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो स्टेमन के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, फाइलामेंट या फिलामेंट्स और एंथर। एंथर आप यहाँ पर लेबल डायग्राम अगर देखें सेंटर पार्ट में, बिल्कुल सेंटर में जो एक डायग्राम है लेबल्ड, इसके अंदर आप देखेंगे ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसके ऊपर जो येलो कलर की बॉडी यानी छोटी सी लगी हुई है इसको हम कहते हैं एंथर। एंथर के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। रही बात इसके बराबर वाली अगर डायग्राम आप देख रहे हैं तो इसमें ये जो पार्ट है मतलब बिल्कुल सेंट्रल पार्ट, इसको हम कहते हैं पिस्टल। पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। यू कैन सी कि हर एक चीज लेबल्ड हुई हुई है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे जो पतला सा पार्ट जा रहा है इसको हम स्टाइल कहते हैं, उसके नीचे जो एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर यूं जा रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल। तो ये यानी सेंट्रल पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये पिस्टल है, और ये साइड में जो दोनों लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों है उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों में से कोई एक चीज है उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट, अभी अभी हमने बात की मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं, तो इस ओव्यूल के अंदर यानी फीमेल की जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होगा यानी एग होगा। तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट प्रोड्यूस होगा। उस जाइगोट में मजीद डेवलपमेंट करके जो है ना आगे जाकर एक सीड बनेगा। इस तरीके से एक फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये हमने पहले भी बात की, ये कंप्लीट फ्लावर है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें स्टेमन भी है, इसमें कार्पल यानी कि फीमेल ऑर्गन भी है। कार्पल का नाम सुन के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, कार्पल हम पिस्टल को ही कह रहे हैं, ठीक है।
पिस्टल यानी कि ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, इसी पिस्टल को आप कार्पल भी कह सकते हैं। तो कार्पल आप कह लें, चले कार्पल कह लेते हैं, हम कार्पल का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर स्टेमन भी होगा यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल भी होगा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। साइड्स में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज दोनों कैसे हैं। स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा है? स्टेमन के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, फिलामेंट और उसके ऊपर एक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं एंथर। अगर साइड में स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल देखा जाए तो उसके अंदर तीन पार्ट्स हैं मेन। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, उसके नीचे वाला पार्ट स्टाइल कहलाता है, और लोअर पार्ट जो है वो ओवरी कहलाता है, और ओवरी के अंदर हमेशा ओव्यूल मौजूद होता है। ये वाला एक कंप्लीट कार्पल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स की प्लांट्स की बात करें। अब फ्लावर क्या है? बेसिकली अ फ्लावर इज अ लीफी शूट कंटेनिंग द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। एक प्लांट के जो फ्लावर होता है वो फ्लावर उसका लीफी शूट कहलाता है, यानी शूट पे पाए जाने वाला, क्योंकि प्लांट में भी पेटल्स, फ्लावर में भी पेटल्स होते हैं। तो इस फ्लावर को ना हम लीफी शूट कह सकते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स लगे हुए हों। सेक्सुअल ऑर्गन्स किसकी हो रही है यहाँ पर? स्टेमन की और आगे जाके इसके एक कंप्लीट पेटल्स भी बनते हैं, सेपल्स भी बनते हैं। ये बात करते हैं पेटल्स और सेपल्स हम किसको कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, जो कि पॉलिनेटेड वर्ड अब जो नया आया है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन हम कहते हैं, अभी अभी हमने पीछे बात की कि जो स्टेमन है यानी उसके ऊपर एंथर लगा हुआ है, उस एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स हैं, और जो फीमेल गैमेट है वो बिल्कुल यानी कि कार्पल के बिल्कुल अंदर ओवरी के अंदर है, ओव्यूल के अंदर वो भी। तो ये मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स का ओवरी तक यानी स्टिग्मा पे जाकर रुक जाना। स्टिग्मा हम किसको कह रहे हैं? ये जो कार्पल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट पर जाकर रुक जाना। क्योंकि इस पार्ट पे जाकर रुकेगा क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल छोटा होता है, यानी इसके अंदर कोई पोलन ग्रेन डायरेक्टली ओवरी में नहीं जा सकता, वो इसके ऊपर जाकर रुक जाएगा। तो किसी भी पोलन ग्रेन का इनटू द मतलब ऑन द स्टिग्मा जाकर रुक जाना, इसको हम कहेंगे पॉलिनेशन। तो ये एक इंसेक्ट, अब पॉलिनेशन भी दो तरीके से होती है। कोई पॉलिनेशन करवाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, कोई पॉलिनेशन करवाने वाली विंड होती है, यानी हवा के जरिए पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं और जाकर स्टिग्मा पे रुक जाते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो पोलन ग्रेन उठा उठा कर स्टिग्मा पे जाके रखते हैं। तो अलग अलग किस्म के फ्लावर्स हैं जो अलग अलग पॉलिनेशन करते हैं। ये एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। बीच में हम एक एक कुछ कुछ जो है ना पिक्चर्स भी देखते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, फ्लावर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी फिर भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार और देख लेते हैं। सेंट्रल पार्ट जिसको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं कार्पल। इसके साइड्स में एक जो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स आपको जाने नजर आ रहे होंगे, इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं। इसके ऊपर लगा हुआ है एंथर। फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन के बाद ये जो रेड कलर की लाइंस नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेटल, यानी फूल की जो पत्तियां होती हैं उसको। इन पत्तियों के नीचे ग्रीन कलर की थोड़े हार्ड लीव्स लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं सेपल। सेपल के नीचे रिसेप्टिकल होता है। रिसेप्टिकल मतलब जिसपे ओवरी आगे ऊपर जा रही है, और उसके नीचे फ्लावर जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं। तो ये एक फ्लोरल स्ट्रक्चर है कॉमन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, learners. So we will discussing about the flower structure. तो आप हम बात करने लगे डायग्राम ऑफ एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की। एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। पेटल्स है, स्टिग्मा है, देन एंथर है, फिलामेंट है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, नेक्टर, सेपल है। अच्छा, एक फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने के लिए या याद करने के लिए
आपको यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जिस दिन आपने फ्लावर का पार्ट्स या फिर उसकी टर्म्स यूज जहन में रख ली ना कि ये पार्ट जो है प्लांट का ये कहलाता है, ये है, तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है रिप्रोडक्शन पढ़ना फ्लावर के अंदर ऑलरेडी। और क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट इन द प्रीवियस क्लासेस, आई थिंक इन द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, यस, चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, इसमें हमने डिस्कस किया था डिटेल्ड में, डिटेल्ड डिस्कस किया था फ्लावर के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि उसमें उस वक्त हम पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं, उसके अंदर फ्लावर्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रही है वो हमने डिटेल डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो क्लास ली है तो ये आपकी एक रिविजन क्लास है, जस्ट फॉर द जस्ट फॉर मेमोराइजिंग दिस अगेन। तो उस चीज को इतना ज्यादा टिपिकल तो ये है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, कॉमन सी। तो इसको जस्ट हम ओवरव्यू के तौर पे जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। पिस्टल है, स्टेमन है। पिस्टल, पिस्टल किसको कह रहे हैं हम? कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कार्पल्स, यानी एक ऐसी पिस्टल फीमेल फ्लोरल पार्ट्स में क्या आ जाता है, और एक तरफ है मेल फ्लोरल पार्ट्स। फीमेल फ्लोरल पार्ट्स को हम कहते हैं पिस्टल। पिस्टल हम कब कहेंगे? जब एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा कार्पल्स अगर फ्लावर के अंदर मौजूद है उसको हम कहेंगे पिस्टल। और अगर एक या एक से ज्यादा स्टेमन हम किसको कहेंगे? ये जो बहुत सारी स्टेमन्स एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा स्टेमन्स मौजूद होता है जिनके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर 2 स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये होता कहाँ है? ये एंथर में होता है, जबकि ओव्यूल यानी ओव्यूल के अंदर मौजूद एग सेल कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। तो जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी तक जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को बोलेंगे जो थ्रू विंड जो है ना जिसकी पॉलिनेशन हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की डायग्राम है। इसमें ब्रैक्ट्स हैं। ब्रैक्ट किसको बोल रहे हैं? सेपल का जो थोड़ा लॉन्ग स्ट्रक्चर हो पत्ते की तरीके से उसको हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। इसके साथ इसमें एंथर, फिलामेंट है, ओवरी है, स्टिग्मा है। ये सारी ऑलरेडी चीजें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी, पर ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो विंड के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। फंक्शंस क्या हैं इन पार्ट्स के जो अभी अभी हमने डिस्कस किए। सबसे पहले बात करते हैं सेपल की। सेपल जो है वो पेटल्स के नीचे जो हार्ड ग्रीन लीव्स टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा था जो हमने अभी डिस्कस किया, इसका काम क्या होता है? सेपल क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। जब एक फ्लावर बड के उसमें होता है, आपने कभी देखा होगा कि कोई ऐसा फ्लावर है जो कि अभी खिला नहीं है, मीन्स टू से कि ब्लूमिंग अभी उसमें नहीं हुई है, वो बंद है ग्रीन से सख्त पत्तों के अंदर। उस ग्रीन से सख्त पत्तों को ही हम सेपल्स कहते हैं। इनका काम है जब जिस वक्त फ्लावर बड की स्टेज में है ना, यानी अभी वो खुला नहीं है, उस वक्त उसको प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स का क्या काम है? पेटल्स मतलब पत्तियां। इनका काम क्या होता है? ये पॉलिनेटर्स यानी इंसेक्ट्स को जो है ना अपने रंग के जरिए, अपनी फ्रेग्रेंस के जरिए अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, अभी अभी हमने बात की, वो पॉलिनेशन करवाते हैं। वो पॉलिनेशन क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं इन पत्तियों पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रंग बिरंगी और बहुत ज्यादा कलर, आई मीन टू से फ्रेग्रेंस वाली जो है ना ये होती हैं, पेटल्स होती हैं। तो इनसे इंसेक्ट वगैरह इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो वहां से पोलन ग्रेन उठा के इनका जो है ना फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता ही पॉलिनेशन के जरिए। तो एक तरीके से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंथर्स की बात करें, एंथर्स क्या काम करते हैं? एंथर्स जो है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। फिलामेंट क्या करते हैं? फिलामेंट एंथर को एक प्रॉपर पोजिशन में रखते हैं। एक प्रॉपर पोजीशन मतलब देते हैं जिसके ऊपर एंथर लगा हुआ है। स्टिग्मा क्या का काम है? स्टिग्मा का काम है ये पोलन को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि पोलन ग्रेन डायरेक्टली ओवरी में नहीं जाता, वो स्टिग्मा पे जाके रुक जाता है। तो स्टिग्मा का काम है पोलन्स को क्या करना? कलेक्ट कर लेना।
स्टाइल का क्या काम है? स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को पूरी कंप्लीट एक पोजीशन देता है कि वो पोलन को अपने ऊपर रख सके। एंड देन ओवरीज, ओवरीज का क्या काम है? ओवरीज वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी फ्लावर के अंदर। इसका काम है ये सीड को प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज सीड डिस्पर्जल में भी काम करवाता है। तो इस तरीके से ये सारे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं फ्लावर के और हर पार्ट का अलग काम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ अ कंपेयर्ड डिफरेंट स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। दो किस्म के फ्लावर्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड, जो इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेशन करते हैं। कुछ होते हैं विंड पॉलिनेटेड। तो दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस देखें कि दोनों को कंपेयर करें, क्या फर्क है इंसेक्ट पॉलिनेटेड में और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की। पेटल्स इनके क्या होंगे? लार्ज होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, जिससे इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होंगे, जो विंड हवा के जरिए पॉलिनेशन करते हैं, जिनके हवा के जरिए पोलन ग्रेन्स इधर उधर जाते हैं, इनके जो पेटल्स होंगे वो स्मॉल होंगे या कभी कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा वो इनसाइड द फ्लावर लोकेटेड होगा, वेयर द इंसेक्ट हैव टू ब्रश पास्ट इट। मतलब बिल्कुल इंसेक्ट जो है ना, उसको उस फ्लावर के सेंट्रल पार्ट तक जाना पड़ेगा उस स्टिग्मा में, फ्लावर के अंदर मौजूद है। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में स्टिग्मा एक्सपोज टू कैच पोलन ग्रेन ब्लोइंग इन द विंड। अच्छा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है उसका जो स्टिग्मा है वो फ्लावर के बिल्कुल थोड़ा इनसाइड है, यानी थोड़ा अंदर की तरफ मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी इंसेक्ट को उसको देखना ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि, और फिर वो उसको जो है ना पोलन ग्रेन को उसके ऊपर रख देगा या छोड़ देगा। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो थोड़ा एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड मतलब हवा में थोड़ा खुला हुआ होता है, ताकि हवा के जरिए कोई पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं तो वो उस पर आकर इजीली रुक जाए। एंथर की बात करें, एंथर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होगा? एंथर मौजूद होंगे इनसाइड द फ्लावर वेयर द इंसेक्ट हैव टू ब्रश पास देम, मतलब ये भी इनसाइड द फ्लावर मौजूद होंगे। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के एंथर्स एक्सपोज्ड होंगे आउटसाइड, ताकि हवा की वजह से इजीली इनमें से पोलन ग्रेन इधर से उधर चले जाए, गिर जाए या कुछ भी हो इस तरीके से। इसके स्टिग्मा की बात करें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के स्टिग्मा की, इसका स्टिग्मा छोटा होगा यानी स्मॉल, स्टिकी होगा। स्टिकी मतलब ऐसा कि उस पॉइंटेड एंड होगा जिसपे कोई चीज रुक जाए। ऐसा होगा कि पोलन ग्रेन इजीली उस पर अटैच हो सकती है। जबकि स्टिग्मा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का स्टिग्मा लार्ज होता है और फेदरी टू कैच पोलन ग्रेन्स ब्लोइंग इन द विंड। मतलब थोड़ा लार्ज और खुला हुआ होता है, ताकि हवा में उड़ने वाले पोलन ग्रेन को इजीली वो कैच कर सके। क्योंकि आपको पता है हवा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं कि पर्टिकुलरली किसी जगह से उठा के किसी और जगह जाए। रेंडमली तौर पे पोलिनेशन होती है विंड के जरिए। अच्छा, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के फ्लावर्स की बात करें तो वो स्ट्रांगली सेंटेड होते हैं। स्ट्रांगली सेंटेड मतलब बहुत ज्यादा खुशबूदार इसके जो है ना फ्लावर्स होते हैं। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता, इनके अंदर कोई फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो इनका लार्ज स्टिकी और स्पाइकी पोलन ग्रेन होगा विच स्टिक टू इंसेक्ट्स, यानी इनका लार्ज और स्पाइकी पोलन ग्रेन होगा, थोड़ा थोड़ा कांटोदार टाइप का पोलन ग्रेन होगा। जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होता है, छोटा या स्मूथ होगा, जो कि इजीली हवा के जरिए नॉर्मली ब्लोन कर सके इन द विंड। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि इस फ्लावर में अगर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो रही है तो कैसे हो रही है, इस फ्लावर में विंड के जरिए हो रही है तो कैसे हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, पॉलिनेशन, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन हम कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको हम कहते हैं एंथर, टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी सिंपल आप डेफिनेशन अगर पॉलिनेशन की पढ़े हैं
बहुत सिंपल है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट। छोटे से छोटे लफ्जों में आप इसको इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि किसी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन है? एजेंट्स मतलब जो पॉलिनेशन करवाते हैं। पॉलिनेशन हमने पहले भी बात की, द मीन्स दैट मूव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाने वाले चीजों को हम एजेंट्स कह रहे हैं। एजेंट्स पॉलिनेशन के कौन कौन हो सकते हैं? विंड यानी हवा, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, पानी हो सकता है, और रोडेंट्स मतलब कोई और जरात या कुछ भी ऐसी चीजें। ये सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि रैंडमली तौर पे भी पॉलिनेशन करवा देते हैं। तो पॉलिनेशन कभी भी खुद से नहीं होगी, उसके लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये एक माइक्रोग्राफ है पोलन ग्रेन की। हाउ हाउ डू आप यू नो ये एक स्पाइक्स निकले हुए, नोट द स्पाइक्स दैट अटैच पोलन ग्रेन टू इंसेक्ट्स बॉडी। अच्छा, आपको इस पोलन ग्रेन में स्पाइक्स यानी कार्टिनोमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ये कार्टिनोमा स्ट्रक्चर इंसेक्ट की बॉडी पर अटैच हो जाते हैं। ये इंसेक्ट जब जाकर स्टिग्मा पे बैठता है तो ये स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं। तो इन कांटों का मकसद क्या है? स्पाइक्स का मकसद ये है कि ये अटैच हो जाए किसी बॉडी से। और ये एक माइक्रोग्राफ है, इस तरीके से एक पोलन ग्रेन नजर आता है। दिखने में ये मतलब बहुत ज्यादा लार्ज लग रहे हैं, पर ये बहुत स्मॉल और बहुत सारे होते हैं उस छोटे से एंथर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन? देखें, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट फॉर्मिंग पोलन ट्यूब। अब पॉलिनेशन में सिंपली क्या हुआ कि किसी भी इंसेक्ट के जरिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं, इंसेक्ट ने क्या किया, एंथर से स्टिग्मा पोलन ग्रेन उठाकर स्टिग्मा पे जाके रख दिया। अब उस स्टिग्मा पे तो पोलन ग्रेन है, लेकिन वो पोलन ग्रेन के अंदर जो स्पर्म सेल्स हैं वो नीचे कैसे जाएंगे? ओवरी के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाती है, ट्यूब छोटी सी निकलना शुरू हो जाती है। द पोलन ट्यूब ग्रो डाउन स्टाइल डाइजेस्टिंग द स्टाइल टिश्यू। ये जो पोलन ट्यूब है ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, और अंदर जाते जाते ये स्टाइल में चली जाएगी। स्टाइल किसको बोलते हैं? वो बिल्कुल पतला सा पार्ट जो बिल्कुल सेंटर में है कार्पल के, इसको हम यहाँ पर देखें अगर, इस स्टाइल के अंदर ये जो है ना ट्यूब जा रही है। एंड देन ये ट्यूब जो है आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता ओव्यूल के अंदर एंटर होगी थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जरिए ओव्यूल के अंदर ये एंटर हो जाएगी। मेल न्यूक्लियस मूव्स इनटू ओव्यूल। जो उस पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल न्यूक्लियस है यानी मेल गैमेट जिसको मैं कह रही हूँ, वो एंटर हो जाएगा ओव्यूल में। अब आपको पता है ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी एक सेल मौजूद है यानी फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी एग जब आपस में अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे ओव्यूल में, ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सीड बनने लगेगा, और ओव्यूल एक सीड कोट में तब्दील हो जाएगी। मतलब ओव्यूल जो है वो एक सीड कोट बन गया जिसके अंदर सीड है। ओवरी से बन जाएगा फ्रूट। इस तरीके से जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं उस फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि वो जो सीड है वो असल में ओव्यूल है। किसका ओव्यूल है? जो इसके अंदर बन था। और ये जो ओवरी है ना स्ट्रक्चर वाइज, इससे फ्रूट बन गया। चाहे वो कोई भी फ्रूट हो, ये फ्रूट बनता है ओवरी से। इसके अलावा स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद है सीड एंड फ्रूट डिस्पर्जल। सीड और फ्रूट डिस्पर्जल किस तरीके से होता है? दिस इज स्प्रेड ऑफ सीड्स एंड फ्रूट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यानी पेरेंट प्लांट से सीड का या फ्रूट का इधर से उधर कहीं गिर जाना, कहीं डिस्पर्स हो जाना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जल। डिस्पर्जल से क्या होता है? Dispersal allows seed to spread out to colonies new areas so that the new plant do not compete with parent plant for light, water and mineral salt. अब एक प्लांट है जिसके अंदर सीड बना है, या फॉर एग्जाम्पल टू से फ्रूट सीड्स बने हैं, या जो है ना ये सीड अगर यहीं पे गिरेंगे ना तो उस सीड की भी वही रिक्वायरमेंट होगी
जो पेरेंट प्लांट की होगी, तो दोनों में फिर देन कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन को खत्म करने के लिए पेरेंट प्लांट के जो सीड होते हैं ना, वो दूर कहीं जाकर कहीं और एरिया में गिरते हैं, ताकि दोनों में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं हो, दोनों को लाइट भी एक जितनी मिले, मिनरल्स भी, सॉल्ट भी, हर चीज एक जितनी मिले। मीन्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स आर एनिमल, विंड, वाटर एंड सेल्फ डिस्पर्जल, यानी ये जो सीड है और फ्रूट है, इसका डिस्पर्जल करवाने वाले कौन है? एनिमल्स भी हो सकते हैं, हवा के जरिए भी सीड उड़ के इधर उधर जा सकता है, वाटर के जरिए भी ऐसा हो सकता है, या फिर सेल्फ डिस्पर्जल, खुद से भी इधर उधर कहीं पे भी ये डिस्पर्स हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, विंड के जरिए अगर सीड डिस्पर्जल होगी तो क्या होगा? विंड डिस्पर्जल सीड सच एज साइकोमोर एंड डेंडेलियन, डेंडेलियन जो है और साइकोमोर, ये प्लांट्स हैं। इनमें नॉर्मली क्या होता है, हवा के जरिए जो है ना डिस्पर्स हो जाते हैं इनके सीड। इसमें क्या होता है, आर लाइट सो दैट दे कैन इजिली बी ब्लोन बाय विंड। ये दोनों सीड्स इतने ज्यादा लाइट होते हैं कि ये इजिली हवा के जरिए डिस्पर्स, यानी इधर से उधर कहीं भी गिर सकते हैं। इनके ऊपर विंग्स होते हैं, यानी आउट ग्रोथ हुई हुई होती है, जो कि ऐसे होती है जैसे पर, फीदर्स, फीदरी हेयर्स इनके ऊपर लगे होते हैं। आप डेंडेलियन सीड्स देखें, सीड्स तो हैं पर सीड्स के ऊपर ये पतले पतले से धागे जैसे, ऐसा लग रहा है फीदर्स हैं, कोई पर हैं, इन जैसे आउटग्रोथ हुई हुई होती है, जिससे ये इजिली हवा के जरिए उड़ उड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट द सीड कैन फ्लोट इन एयर फॉर सम टाइम, सो दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। मतलब ये जो फीदरी आउटग्रोथ हुई हुई है ना हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर की, इससे क्या होता है, ये सीड कहीं दूर जाकर, बहुत दूर पेरेंट प्लांट से कहीं पे भी जहां इसको सूटेबल प्लेस मिलेगी, वहां जाकर जब ये गिरेगा तो ये अच्छा ग्रो करेगा। ये काम होता है इसका। इससे बहुत इजीली एक तरीके से यूं समझ लें कि डिस्पर्स होते हैं सीड्स वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीड एंड फ्रूट डिस्पर्जल अगर एनिमल्स के जरिए हो रहा है तो कैसे हो रहा है? एनिमल्स डिस्पर्स सीड्स इंक्लूड टोमेटो एंड बर्ग्रास। बर्ग्रास और टोमेटो कुछ ऐसे जो है ना फ्रूट्स हैं, और बर्ग तो जो है ना वो ग्रास है, वैसे टोमेटो फ्रूट है। इनकी जो सीड्स की डिस्पर्जल होती है ना, वो एनिमल्स के जरिए होती है। टोमेटो फ्रूट क्या है आपको पता है? दे आर फ्लैशी, फ्लैशी मतलब बिल्कुल नरम जूसी टाइप स्ट्रक्चर होता है, ब्राइटली कलर्ड है, और इसमें से खुशबू भी आती है जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है। इनके जो मतलब इनके अंदर जो है ना टफ सीड कोट वाला सीड होता है, जो कि एनिमल डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो एक तरीके से डाइजेस्ट करने के बाद ये एनिमल्स में से अगर ये सीड कहीं जाकर गिरता है तो उससे नया प्लांट ग्रो कर लेता है। बर्ड ग्रास में नॉर्मली क्या होता है, इसके ऊपर जो है ना स्पाइंस निकले हुए हैं, स्टिफ हुक्ड, यानी स्पाइंस मतलब थोड़े थोड़े कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, जो कि एनिमल्स को कैच कर लेते हैं। फर टू बी कैरिड लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर ड्रॉपिंग ऑफ, मतलब एनिमल्स पे ना चिपक जाते हैं, और कहीं दूर एनिमल अगर जा रहा है वहां कहीं पे भी जाकर अगर ये गिर जाए तो गिर जाए। तो एक तरीके से एनिमल्स के जरिए दोनों डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी इधर से उधर कहीं पे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर एडवांटेजेस की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्जल? एक तो कंपटीशन कम होता है सीडलिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज स्पेस भी चाहिए। इन चीजों पर कंपटीशन नहीं होगा। इसके साथ साथ जितना दूर जाकर नया कोई प्लांट बनेगा तो उसकी कॉलोनीज वहां दूर बहुत बनेंगी, मतलब प्लांट प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करेगा, और एक जगह पर जहां पर जाकर गिरेगा वहां पर उस प्लांट की स्पीशी और ज्यादा ग्रो करेगी। ये कुछ एडवांटेजेस हैं सीड डिस्पर्जल के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें हम सीड का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में एक तो सीड कोट आता है, उसका हीलम आता है जहां से मतलब ग्रोथ होने लगेगी, और माइक्रोपाइल आता है। माइक्रोपाइल जिसके अंदर से जो है ना स्पर्म सेल गया था, पहले भी हमने बात की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सीड्स कुछ इस तरीके का नजर आता है। सबसे ऊपर सीड कोट है, सीड कोट के अंदर इसका कोटिलीडन पार्ट पाया जाएगा, जो कि कोटिलीडन हम कहते हैं फर्स्ट इमर्जेंस लीव ऑफ अ सीड।
किसी सीड में से सबसे पहले जो इमर्जेंस निकलती है ना, उसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। एक है रेडिकल, रेडिकल मतलब जो छोटी सी सीडलिंग में निकलेगा। माइक्रोपिल है जो ओपनिंग है, और प्लूम्यूल है। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं सीड के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सीड की अगर हम बात करें, टेस्टा, टेस्टा हम कहते हैं सीड कोट को। इसका क्या काम होता है? इसका काम है सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है ना, उसको प्रोटेक्ट करना बाहर वाले इन्वायरमेंट से और कीड़े मकोड़ों से, पैथोजिन से, सबसे अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए सीड कोट होता है। इसके बाद माइक्रोपिल, माइक्रोपिल एक होल है, ठीक है, जिससे सीड के अंदर पानी और ऑक्सीजन जाता है। कॉटिलीडन क्या है? कॉटिलीडन एक मतलब यूँ समझ लें कि जो है ना, एक वो है जो कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर। प्लूम्यूल क्या है? प्लूम्यूल ग्रो करेगा इनटू शूट आफ्टर जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन हो जाएगी ना, यानी एक सीड में से ये जो शूट निकल रही है, इसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। जब ये सीड के अंदर है, इसमें से ये निकल रही है ना, ये शूट है, तो प्लूम्यूल शूट में कन्वर्ट होता है जर्मिनेशन के बाद। और रेडिकल किसको बोलते हैं? रेडिकल रूट्स बनाती हैं जर्मिनेशन के बाद। ये जो लोअर साइड पे रूट्स निकल रही हैं, ये रेडिकल है। जो अपर साइड पे निकल रहा है शूट, उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए किस किस्म की कंडीशंस चाहिए? देखें, सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सीड में से सीडलिंग शुरू होती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, जैसे सूटेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम करें। जितना अच्छे से एंजाइम्स काम करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी। ऑक्सीजन अच्छा चाहिए। ऑक्सीजन तो ऑफ कोर्स आपको पता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा चाहिए होता है, सबसे ज्यादा अबंडेंटली चाहिए होता है। वाटर, वाटर भी ऑफ कोर्स सीड कोट को नरम करने के लिए, और उसमें से ताकि अच्छी सीडलिंग हो और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी डिसॉल्व हो, इन तमाम कामों के लिए सीड को वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। All right. So this was all about the asexual or sexual reproduction in plants and in the next class हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे reproduction in animals and the method of reproduction in animals, sexual and asexual reproduction in animals. So I hope you get the lecture. So before ending the lecture, let's just have a look at a video that is about uh, double fertilization in plants. सर से ऑलराइट, अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये वीडियो कुछ उस बारे में है। अच्छा, आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वाइज देख रहे हैं, एक फ्लावर है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेमन लगे हुए हैं इर्द गिर्द, और सेंटर में एक लॉन्ग सी चीज है जिसको हम कहते हैं कार्पल। इसको हम कार्पल कह रहे हैं। ये स्टाइल है नॉर्मल तौर पे, और उसका अपर पार्ट को हम स्टिग्मा कहेंगे। यू कैन सी कि इस लीफ के अंदर आप ये जो अब देख लें, नॉर्मली तौर पे ये जो बिल्कुल एंडिंग पार्ट है, इसको हम कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल, जिसके अंदर एग सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है बाय माइटोसिस। ओके, इट इज डिवाइडेड बाय मियोसिस एक्चुअली। और ये हैप्लॉइड हो गया, इसमें से 3 सेल डीजेनरेट हो गए हैं और एक सेल रह गया है। ये लार्ज होके इसका जो न्यूक्लियस है वो करेगा डिवीजन माइटोसिस के जरिए। एक बार डिवाइड करेगा, देन दूसरी बार डिवाइड करेगा, और देन तीसरी बार डिवाइड करेगा। अब ये तीसरी बार डिवाइड करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 8। हर एक सेल मजीद 2 में डिवाइड हो गया, तो 3 बार एक ही सेल में माइटोसिस होगी, तो उसके नतीजे में 8 सेल बनेंगे जो कि अपनी अपनी जगह पर जाकर अटैच हो जाएंगे। 3 अप साइड, 2 सेंटर में और 3 लोअर साइड में। तीनों के इर्द गिर्द जो है, एक जो है ना प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन आ जाएगी। जो सेंट्रल है, सेंटर में जो रेड कलर के अंदर मौजूद है, इसको हम एक्चुअली एक्स सेल कहेंगे। अब देखें फर्दर मोर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स किस तरीके से आएगा और किस तरीके से इसके साथ फर्टिलाइज होगा।
ओवरी के बाद अगर हम बात करें ओव्यूल सॉरी एंथर की, तो एंथर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये छोटे-छोटे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स लगे हुए हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। एक ट्यूब न्यूक्लियस है, एक जो है जर्मिनेट होने के। अब ये पोलिनेशन के ज़रिए पोलन ग्रेन जाकर और अटैच हो जाएगा टू द स्टिग्मा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टिग्मा। स्टिग्मा पर ये अटैच हो गया और इसमें अब एक न्यूक्लियस में जर्मिनेशन होगी और ट्यूब बनने लगेगी। हमने अभी पीछे ही बात की कि ट्यूब इंसर्ट होने लगेगी, ट्यूब जाएगी लोअर साइड पे और इन द यहाँ पर जाकर ट्यूब इंसर्ट हो जाएगी, थ्रू द माइक्रोपिल जाकर इसमें एंटर होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मौजूद हैं 2 सेल्स, 2 गैमेट्स यूँ समझ लें। एक गैमेट जाकर इंसर्ट हो गया, अब ये गैमेट दोनों जाके इंसर्ट होंगे। एक गैमेट इसके साथ इंसर्ट होगा या आई मीन टू से फर्टिलाइज होगा, दूसरा आगे जाकर उन 2 के साथ फर्टिलाइज होगा। बाकी के जो सेल्स रिमेनिंग है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी उनकी अब ज़रूरत नहीं है। ये जो फर्टिलाइज हुए हैं इनमें मज़ीद फर्टिलाइजेशन होगी। ये वाला जो रेड कलर के जिसके ऊपर इर्द गिर्द है इसमें फर्टिलाइजेशन होगी और एग बनेगा और उस 3 वो जो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस थे उसके साथ जब एक और जाकर ऐड होगा तो ये 3 न्यूक्लियस वाला यानी ट्रिप्लॉइड टिश्यू बना लेंगे जिसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म। इस तरीके से एक फ्लावर के अंदर कॉमनली फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। Thank you for watching the video. I hope you get some concept. If you have any confusions, you can ask. Inshallah, we will back. We'll be back with the next lecture tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.